यूनिवर्सल इक्वेशन यानी कि सार्वत्रिक नियतांक विज्ञान का एक ऐसा रहस्य है जिसको उजागर करने के लिए तमाम साइंटिस्ट अक्सर लगे रहते हैं। उन रिसर्चों में जो है एक नई रिसर्च एक और सामने आई है, जिसको जो है ये जो रिसर्च की गई है ये साइंटिस्ट के द्वारा की गई है। डेनमार्क के 3 साइंटिस्ट हैं जिनमें से उनकी टीम है, और जो मेन इसमें जो फोकस जिनका रहा है उनका नाम मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। उनका नाम है रॉस्किल्डे यूनिवर्सिटी में जो है डेनमार्क में ये खोज की गई, 3 साइंटिस्ट के द्वारा की गई है। क्या आखिर ये खोज है और दुनिया में ऐसा कौन सी यूनिवर्सल इक्वेशन मिल गई जो इतना बड़ा रहस्य का जो है पर्दाफाश करने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसा कि साइंस जो है वो जो आम विचार होते हैं आदमी की बोल चाल के, और जो मानता नहीं है कि सब यूनिवर्सल नेचुरल चलता है, और मैथ ये कहती है कि मैथ इज़ द म्यूजिक ऑफ गॉड, यानी कि भगवान ने जिस भाषा में इस दुनिया को बनाया है उसका नाम मैथ है। आप चाहे जिस भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, आप प्लैनेट को उठा के देख लीजिए, आप ग्रह को उठा के देख लीजिए, धरती टिकी कैसे है, प्लैनेट चलते कैसे हैं, हवा कैसे बदलती है, एसी कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें जो है पूरी दुनिया में मैथ से कनेक्ट हैं। लेकिन उसी में जान फूंक देती है फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान। जब फिजिक्स और मैथ जब दोनों मिलती हैं तो दुनिया के रहस्य जो है उजागर होने लगते हैं। जैसे एक महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला का एक वक्तव्य है, वो कहते हैं कि जिसे तुम भगवान कहते हो मैं उसे भौतिकी के नियम कहता हूँ। मतलब विच यू कॉल द लॉज ऑफ फिजिक्स आई कॉल्ड देम द लॉज ऑफ फिजिक्स। मतलब जो है आप जिसे भौतिकी के नियम कहते हो मैं उसे विज्ञान कहता हूँ। ये जो है निकोला टेस्ला का कथन है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ दिस यूनिवर्स देन थिंग्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन। यदि आप इस दुनिया के रहस्यों को समझना चाहते हो तो आपको जो है फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन के रूप में सोचना पड़ेगा। आप सोच रहे होगे मैं बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रहस्य ही कुछ ऐसा निकलने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है, मैंने आपको एक जो इसका भूमिका थी मैंने आपको बता दी कि हुआ दरअसल क्या है। दरअसल हुआ दुनिया में ये है कि अभी तक आप इतने पशु पक्षी जानवर जिनको भी देखते थे, आप ये पाते थे कि वो जो है फड़फड़ाते हैं, वो अपने पंखों को चलाते हैं, वो अपने परों को जो है खोल करके आसमान में उड़ते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा था कि वो कैसे उड़ते हैं? मतलब वो पंखों के सारे उड़ते तो हैं, क्या कोई इस बात से ये प्रेडिक्ट कर सकता है, भविष्य बता सकता है कि वो कितनी रफ्तार से उड़ते हैं, कितनी तेज़ी से पंख चलाते हैं? इसके पीछे कौन सा इक्वेशन है जिससे हम प्रेडिक्ट भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये पक्षी या ये जो है कीड़ा, ये मकोड़ा, ये इतनी रफ्तार से ही पैरों को अपने चलाएगा? ये कैसे पता होगा? ये पता होगा विज्ञान के नियम के द्वारा। यही तो एक खोज हो चुकी है इस दुनिया में कि अब जो है आप किसी भी दुनिया के किसी भी इंसेक्ट या किसी भी बर्ड का या किसी भी एनिमल का, चाहे वो पानी वाला हो, उसकी आप सिर्फ एरिया पंखों का और उसका मास पता करके आप आसानी से बता सकते हो कि ये पंछी जो है कितनी तेज़ से अपने परों को फड़फड़ाता है या परों को जो है बीट करता है। आखिर कौन सा ऐसा फार्मूला है, कैसे आखिर इस फार्मूले पे पहुँचे? तो थोड़ी टेक्निकल बात होगी इस वीडियो में। यदि आप लास्ट तक इस वीडियो में रुके रहते हो तो आपको पूरा फंडा समझ आ जाएगा। ये वीडियो है जरूर मैथमेटिकल और फिजिक्स वाला, बट जो है इसमें मैं आपको आसानी समझा दूंगा सारी बातें। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपके सामने हेडिंग आप देख सकते हो, आ यूनिवर्सल इक्वेशन प्रेडिक्ट्स हाउ ऑफ्टन बर्ड्स, बैट, इंसेक्ट विंग बीट। आखिर कैसे ये साइंटिस्ट जो है इस इक्वेशन में पहुँचे? तो आखिर इससे होगा क्या प्रभाव? आखिर इससे कौन सी दुनिया के बड़े रहस्य को पर्दा उड़ जाएगा, या इससे कौन सा फायदा इस मानव प्रजाति को होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इन्होंने एक इक्वेशन दी है, फार्मूला दी है। अब हो सकता है आधे लोग इस वीडियो को छोड़ करके अभी चले जाएं, तो रुकिए पूरा वीडियो को देख लीजिए, गारंटी के साथ समझा दूंगा, चाहे आपको बिल्कुल ABCD ना आती हो। तो देखिए, फार्मूला कुछ ऐसा है, F इज इक्वल टू, यानी कि F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति हिंदी में जिसको आप कहते हो, मतलब कितनी तेज़ी से जैसे आपके घर पे जो बिजली आती है, बिजली आपके घर पे कितने फ्रीक्वेंसी पे आती है? 50 हर्ट्ज पे आती है। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि बिजली ने जो है 100 बार प्लस माइनस किया है। मतलब आपके घर में जो AC करंट आता है, अल्टरनेटिंग करंट आता है, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो 50 हर्ट्ज पे होती है। और 50 हर चीज़ फ्रीक्वेंसी पे सेट होती है। इस दुनिया में हर चीज़ जो हो रही है वो फ्रीक्वेंसी पे हो रही है। एक फ्रीक्वेंसी है, आपकी आंखों का झपकना, ये भी एक फ्रीक्वेंसी है। आपके डेली कहीं पे जाने का, आने का, ये भी एक फ्रीक्वेंसी कि महीने में आप कितनी बार जाते हो, कहीं कितनी बार आते हो, आप कितनी बार आंखें झपकाते हो, कितनी बार आंखों को खोलते हो। दिस वर्क्स ऑन फ्रीक्वेंसी। पानी का बरसना, कितनी बार बरसा, साल में कितनी बार बरसा, क्या फ्रीक्वेंसी है, किस जगह पे जो है फ्रीक्वेंसी हाई गई, किस जगह पे लो गई, किस महीने में लो गई। समझ गए? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि पंख जो पक्षी फड़फड़ाते हैं वो कितनी तेज़ी से फड़फड़ाते हैं,
ये जो है उनकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब पंखों का फड़फड़ाना की जो रफ्तार है वो कितनी है, आप आसानी से ऐसे समझ लीजिए, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम पता कैसे करते हैं? फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, मैं पक्षियों की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, मैं करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आज पक्षियों, इंसेक्ट्स, इनकी बात करने वाला हूँ, जानवरों की बात करने वाला हूँ जो पानी में रहते हैं। मैं उनका भी मैकेनिक्स बताऊंगा कि वो कैसे वर्क करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि हम फ्रीक्वेंसी पता करने जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया क्या? फ्रीक्वेंसी बराबर फुल अंडर रूट तो आपने क्लास 6 में पढ़ाई होगा, फुल अंडर रूट mg क्या है? दरअसल साइंटिस्ट ने ये दिमाग लगाया कि हम दरअसल इस पे पहुंचेंगे कैसे फार्मूले पे। तो साइंटिस्ट ने किया क्या पता? उन्होंने ये सोचा कि हम न्यूटन का सेकेंड ला क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए अब मैं आपको न्यूटन का सेकेंड ला बिल्कुल आसानी समझा देता हूँ। मान लीजिए एक ट्रक आ रहा है, एक मोटरसाइकिल आ रही है, दोनों में टक्कर होगी तो कौन किसको धक्का देगा? धक्का कौन किसको देगा? ये तो सीधी बात है, मोटरसाइकिल वाला पीछे भागता चला जाएगा और ट्रक वाला उसको धक्का मार देगा। आपने ये कैसे बता दिया? आप कहोगे सीधी बात है, जो भारी है उसकी मोमेंटम ज़्यादा थी, जिसकी छोटी साइज है उसकी मोमेंटम कम थी। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही न्यूटन का सेकेंड ला है। न्यूटन का सेकेंड ला कहता है कि न्यूटन का सेकेंड ला है क्या कि जिस वस्तु में मोमेंटम ज़्यादा होगा और जिस वस्तु में मोमेंटम कम होगा वो अपना मोमेंटम उस चीज़ में ट्रांसफ़र कर देगी जब तक कि मोमेंटम बराबर ना हो जाए। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिस पर रॉकेट आपकी उड़ती हैं। तो इस तरीके से जो है मोमेंटम का जो साइंस कहता है, इन्होंने साइंटिस्ट ने यही सोचा कि पक्षियों का जो मास होता है, देखिए मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, तो फोर्स, न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो फोर्स निकलती है, फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, यानी कि मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। अब मास क्या होता है? तो जो पक्षी का मास है यानी कि जो द्रव्यमान है, मास का मतलब वजन नहीं होता, पहले तो आप ये समझ लीजिए, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। जैसे आप जितने भी, आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आप जब मशीन पे नापते हो अपना वेट, तो वेट नापते हो और वेट आपका कितना निकलता है? वेट आपका निकलता है 50 न्यूटन या 60 न्यूटन, और आप क्या गलत बोलते हो, आप कहते हो 50 किलो का मैं हूँ। दरअसल इस दुनिया में 50 किलो का कोई है ही नहीं, इंसान 50 किलो का कोई है ही नहीं। आप अगर 50 किलो जो बोलते हो गलत बोलते हो, फिजिकली आप गलत बोल रहे हो, फिजिक्स के तौर पे आप गलत बोल रहे हो। वो भार होता है, वो वेट होता है। यानी कि अगर आपका 50 न्यूटन वेट है तो आपका वजन हुआ जा करके 9.8 से अगर मल्टीप्लाई आप डिवाइड अगर करोगे तो आपका 5 किलो 6 किलो ही वजन है इस दुनिया में सबका। सब बेवकूफ़ बना, मतलब सब गलत बोलते हैं। अब यहाँ पे चीज़ों को समझिए। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि अगर आपको फोर्स पता करनी है कि पक्षी पे फोर्स लग कितनी रही है, तो उसका फार्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू होता है mg, यानी कि मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। यानी कि पक्षी जो है उसका वजन कितना है, सॉरी उसका जो है द्रव्यमान कितना है विदाउट एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है धरती हर व्यक्ति को अपने ओर खींचती है। जैसे आप पेन नीचे अगर छोड़ दो तो पेन नीचे ही क्यों गिर जाता है? उसके पीछे कारण है, उसके पीछे जिम्मेदार है उसका एक्सेलरेशन। यानी कि पृथ्वी जो है अपनी ओर हर चीज़ को खींचती है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? फिक्स है मैग्नीट्यूड। किसी भी चीज़ को आप धरती पे छोड़ दोगे वो नीचे ही गिरेगी। इसके पीछे कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स, धरती के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब मास यानी कि पक्षी का मास और पक्षी को नीचे खींचने वाली जो एक्सेलरेशन है यानी कि 9.8, तो ये तो हम पता ही कर सकते हैं ना, पक्षी का तौल लो, मास निकल आया 9.8 जी, तो फिक्स है ही। तो दो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। यानी कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बनना था? F इज इक्वल टू फुल अंडर रूट mg टोटल अपान क्या है? तो टोटल अपान है एरिया का स्क्वायर। यानी कि पक्षी को आप क्या करो, पक्षी के जो पर हैं, जो पंख हैं, उनको आप क्या कीजिए, उनका एरिया निकाल लीजिए और उसका जो है स्क्वायर कर दीजिए। ये तो आप आसानी समझ गए कि एरिया क्या होता है। पक्षी के पंखों का एरिया निकाल लीजिए, उसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप ये भी देखिए कि पक्षी किस डेंसिटी में उड़ रहा है। डेंसिटी क्यों मैटर करती है? अरे यार, जब पानी में ले जाओगे तो पानी में अलग डेंसिटी होगी, अलग पक्षियों पे दबाव पड़ता है, और हवा में कम दबाव पड़ता है, तो उड़ान बैरी नहीं करेगी। मतलब आप स्वयं समझिए, एक पक्षी स्पेस में अलग रफ्तार से पंखों को फड़फड़ाएगा। अब आपको वो कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, जी की वैल्यू एक्सेलरेशन स्पेस में अलग होगी, यहाँ पे अलग है। तो पक्षियों का फड़फड़ाने का अलग अलग, मतलब आप देखिए फैक्टर क्या डिटर्मिनेंट होते हैं। पक्षी के पंखों को फड़फड़ाने के लिए पहला जिम्मेदार कारक है उसका मास, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा इस पर भी जो है पक्षी के फड़फड़ाने की जो फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है। उसके बाद जो उसका एक्सेलरेशन होगा,
यानी कि जिस भी जगह पे वो, जिस भी प्लेनेट पे होगा, उसका एक्सेलरेशन पता कीजिए, यानी कि कितनी ग्रेविटी से उसको धरती नीचे खींच रही है। उसके बाद पता कीजिए उस पक्षी का एरिया जो है उसका, पक्षी का पता कीजिए पंखों का कितना है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, वो बटे वाली लाइन के नीचे रहेगा। आपके स्क्रीन पे फार्मूला लिख के आ रहा होगा, आप आराम से देख सकते हो। उसके बाद जो 2 फैक्टर और बचे उनको आसानी समझ लीजिए। एक है रो का मतलब है डेंसिटी, यानी कि जिस भी जगह पे वो पक्षी उड़ रहा है उसकी डेंसिटी पता कर लीजिए। डेंसिटी बोले तो घनत्व, मतलब जैसे मान लीजिए हर दुनिया में डेंसिटी होती है, पानी की अलग डेंसिटी होती है, तेल की अलग डेंसिटी होती है, ऑयल की अलग डेंसिटी होती है, और हवा की अलग डेंसिटी होती है। तो अलग अलग डेंसिटी में अलग अलग पक्षी की रफ्तार होगी, सीधी बात है। तो ये भी फैक्टर निर्भर करता है। और अंत में जो फाइनल फैक्टर है वो है सी क्या है? सी एक जो है कांस्टेंट है, मतलब जैसे आप देखते हो ना, उसका क्या फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसका फार्मूला न्यूटन ने क्या फिक्स किया है, F = G m1m2/r²। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये सारे फार्मूले आपको क्या बताते हैं, इसमें सब में एक कांस्टेंट होता है। अब ये जो पक्षियों का कांस्टेंट है जो है सी, अब सी की वैल्यू क्या होती है आप पूछोगे, तो सी की वैल्यू जो है ये एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन से निकाली जाती है। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, कई सारे उस प्रजाति के पक्षियों का जो है एक हम आंकड़ा निकालते हैं कि उनकी जो है हम एंगल कैलकुलेट करेंगे, कितनी एंगल पे वो फड़फड़ाते हैं, क्या जो है उनका जो है विंग का शेप कैसा है, स्क्वायर है, और अगर सर्किल है कैसा शेप है उनका विंग का। तो उनके शेप, क्योंकि अभी मैंने शेप का तो नाम नहीं लिया, क्योंकि ये भी मैटर करता है कि उनका आकृति कैसा है, मतलब पक्षी की आकृति कैसी है। तो आकृति और उसके उड़ने का जो कोण बनता है, एंगल बनता है, इनके जब हम अलग अलग पक्षियों पे टेस्ट करते हैं तब हमें सी की वैल्यू मिलती है। यानी कि अलग अलग पक्षियों का अलग अलग सी हो सकता है। ये कांस्टेंट है जो कि हमें एम्पिरिकल, यानी कि जो आपने एवरेज पढ़ा होगा क्लास 6 में, जब एवरेज निकाला जाता है वैसे ही जो है सी की वैल्यू निकाली जाती है अलग अलग पक्षियों के लिए, जो कि जो है जिससे अब हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फार्मूले में क्या चीज़ें हैं। अब फार्मूला आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर है। F = full√mg टोटल अपान c मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी एंड मल्टीप्लाइड बाई द एरिया ऑफ द बर्ड और इंसेक्ट, और उसका कर दीजिए आप स्क्वायर। ये सारी वैल्यू जैसे आप पुट करोगे आपके सामने जो है फ्रीक्वेंसी जो है फड़फड़ाने की निकल आएगी। अगर आप हमारे सामने एक टेबल देखो तो ये टेबल में देखिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन तमाम तरीके के पक्षियों कीड़ों पे किए हैं, उन्होंने देखिए कितना अच्छा निकाला। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी पक्षी कीड़े आपको देखने में तो अलग लिखते हैं, लेकिन वो होते दरअसल जो हैं उड़ने के मामले में सेम ही होते हैं। आप देखिए ना, उन्होंने कितनी सारी ऑब्जर्वेशन की हैं। उन्होंने इंसेक्ट पे टेस्टिंग की, बर्ड पे टेस्टिंग की, बैट्स पे टेस्टिंग की, ऑर्निटोफर पे टेस्टिंग की, पेंगुइन्स पे टेस्टिंग की। पेंगुइन वाले में जो है मामला थोड़ा गड़बड़ निकल के आया, क्योंकि उनका जो है अभी थोड़ा चल रहा है, स्टडी चल रहा है। और जो वेल पे टेस्टिंग की आप देखिए, इनका सबका जो विंग का फड़फड़ाने का जो फ्रिक्वेंसी है और जो उनका फार्मूले के द्वारा निकाली गई वैल्यू है, आप उनको जब एक्स और वाई एक्सिस पे हमने पुट किया तो हमने पाया कि उनके बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री का बनना है, यानी कि tan थीटा बनना है। आप देखिए एकदम स्ट्रेट, यानी कि दुनिया के जितने भी पक्षी होते हैं सबके फड़फड़ाने की जो फ्रिक्वेंसी और उनके जो फार्मूले से हमने निकाली हुई वैल्यू है, उनका वैल्यू जो है वो एक ही होता है। इससे हमें क्या समझ आया कि दुनिया में दिखती जरूर अलग अलग है, दुनिया में हमें इंसान अलग अलग दिखते जरूर हैं, लेकिन जब हम मैथ के बेसिस पे आते हैं, जब हम फिजिक्स के बेसिस पे आते हैं तो हमें पता चला ये तो सब एक ही हैं। तो ये नई थ्योरी जो है पता चली। अब अंत में एक सवाल आपके दिमाग में और घूम रहा होगा कि पानी वाला नहीं बताया। तो पानी में देखिए, ये पानी में जो है थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे कर दिया जाएगा। पानी में देखिए होता क्या है, दरअसल ये जो स्टडी आप कर रहे हो, जो मैंने अभी आपको 12-13 मिनट में बता दिया है, इसको हम फ्लड मैकेनिक्स कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसमें होता क्या है, दरअसल हेलीकॉप्टर पे भी यही चीज़ें अप्लाई होती हैं, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन पे भी यही चीज़ें अप्लाई होती हैं। वहाँ पे भी फ्लड मैकेनिक्स, जितने मतलब हवा से जो है पंखों के बारे में पढ़ाई करना, ये सारी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आती हैं। अब दूसरी बात ये कर लेते हैं कि पानी में कैसे होता है। तो पानी में दरअसल अगर आपको थोड़ा भी आर्किमिडीज का लॉ पता होगा, जिनको हम फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं, तो आर्किमिडीज का लॉ कहता है कि जो पानी होता है ऊपर की ओर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे बियॉन्ड फोर्स लगाता है। तो हम करते कुछ नहीं है, बस हम डेंसिटी जो पानी जो डेंसिटी हमने एयर की रखी थी उसकी जगह पे हम डेंसिटी को चेंज कर देते हैं, पानी की कर देते हैं, और जो मास है पक्षी का या फिर किसी भी चीज़ का, उस मास को हम क्या करते हैं,
एडजस्ट कर देते हैं बियोंसी फोर्स के साथ। जो पानी में आप लिट, जैसे आप मग्गा डालिए पानी में, ऊपर निकल आता है। क्यों निकल आता है? क्योंकि बियोंसी फोर्स लगती है। उसको जब हम उस ऑब्जेक्ट के साथ एडजस्ट कर देते हैं तब हम मास को रखते हैं, तो हमारी फिर से वही वैल्यू निकल आती है। यानी कि फार्मूला अप्लीकेबल वहाँ पे भी है, बस दो चीज़ों को चेंज करना होता है, एक डेंसिटी का चेंज कर दीजिए, एक मास को एडजस्ट कर दीजिए बियोंसी फोर्स के साथ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक छोटी सी बात और आपको मैं बता दूं कि ये जो फार्मूला है ये बहुत से छोटी चीज़ों पे नहीं लगेगा, क्योंकि छोटी चीज़ों का मतलब होता है क्वांटम फिजिक्स, और क्वांटम फिजिक्स पे मैं लेक्चर दे चुका हूँ। क्वांटम फिजिक्स पे फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लड मैकेनिक्स जो है एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ साइज पे ही अप्लीकेबल होती है, मतलब सब पे अप्लाई नहीं होती है। छोटे, बहुत ही छोटे लोगों पे अप्लीकेबल नहीं होगी। आप अगर चीटी उठा लो तो ऐसे काम नहीं बनेगा, समझ गए। तो अब आखिरी और अंतिम क्वेश्चन ये है कि इससे अल्टीमेटली इंसानों को क्या फ़ायदा होगा। तो इंसानों को फ़ायदा ये होगा कि भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी कीड़े मकोड़े बनाए जाएंगे, जैसे आपने किसी भी पिक्चर में देखा होगा कि कबूतर एक नकली बना दिया जाता है, कबूतर उड़ते हुए जाता है, लेकिन कभी आपने सोचा है नकली कबूतर उड़ कैसे जाता है? या नकली जो इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा कबूतर बनाया जाता है, तोता बनाया जाता है, ये उड़ कैसे जाता है? वो तो चलो पिक्चर में नकली दिखा देते हैं, इसके पीछे साइंस है। अगर हमें ये फार्मूला पता हो जाए और उतनी ही चीज़ों को हम उसमें रख दें, जैसे मास को उतना ही रख दें, एक्सीलरेशन उतना ही रख दें, उतनी डेंसिटी रख दें, उतना ही एरिया रख दें, तो हम आसानी से अपने एक नकली बनाए हुए कबूतर को या पक्षी को हम उड़ा सकते हैं। भविष्य में हम जो है ऐसे भी जहाज़ को निर्माण कर सकते हैं जो पंखों के द्वारा उड़ते होंगे। हम ऐसी भविष्य में तमाम नैनो मटेरियल से बनी हुई चीज़ें, या नैनो तो छोड़ ही दीजिए, रोबोट हम बना सकते हैं। रोबोट ही तो होते हैं जो उड़ने वाली जो नकली चीज़ें होती हैं, तो इसमें रोबोटिक्स में इसका एप्लीकेशन हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये वीडियो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप इसी तरीके से चीज़ों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं।